हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आज स्टार्ट करता हूं केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट में, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम ही है केमिकल काइनेटिक्स। तो अब केमिकल काइनेटिक्स का नाम है तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है भाई? काइनेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे इसमें। इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। अब ये काइनेटिक्स शब्द क्या है? तो यहाँ पे हम काइनेटिक्स को बोलेंगे रेट। अब रेट, अब भाई रेट है, जैसे हम पढ़ते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह अगर हम रेट की बात करें इन टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हम बात करेंगे रेट। किस चीज का रेट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम के में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या हम प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पूरे चैप्टर में हम रेट डिटरमाइन करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है जो हमें इस पूरे चैप्टर में हम रेट डिटरमाइन करेंगे। अब ये जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अब अगर हम इसी को बताएं, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव C। अब इस पूरी रिएक्शन को हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन में रिप्रेजेंट करें तो दो तरीके से हो सकता है रेट ऑफ। पहला, अगर हम पहले बात करें तो इन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, पहला इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में बात कर सकता हूं, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पे ये रिएक्टेंट है और ये, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब रेट अगर हम इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब यहां से हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की हम बात करेंगे। क्लियर है? मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो हम रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं या तो हम प्रोडक्ट के साथ। अब भाई ऐसे रिएक्टेंट समय के साथ साथ ये कम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसी तरह हम रेट को लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं हम इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखते हैं, जैसे अब रेट है क्या चीज? अगर रेट हम लिखें, रेट की डेफिनेशन लिखे तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई कंसंट्रेशन टर्म क्या है? कंसंट्रेशन को अगर हम लिखें तो यूनिट, अच्छा यूनिट इसकी बात क्या करें? और कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल पर लीटर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द रेट। अब एक ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं कि रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं, एक हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो रेट है ना, ये रेट को हम दो टाइप्स के लिख सकते हैं। एक का नाम देंगे हम एवरेज रेट। क्या नाम देंगे? एवरेज रेट। दूसरा हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस रेट। समझिएगा, एक एवरेज रेट हुआ, एक हुआ इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट, पहले हम एवरेज रेट देख लेते हैं। एवरेज रेट किसे कहते हैं? एक हम ग्राफ बनाते हैं, सिंपल सा एक ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। समझो
एक यही एक छोटी सी बात, जनरली हम लोग जो एक्स एक्सिस होता है उस पर टाइम दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे अदमटम, ऐसा क्यों? मतलब क्वेश्चन है कि जनरली टाइम को एक्स एक्सिस पे ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इसके पीछे का बेटा आंसर यही है कि जनरली हम एक्स एक्सिस पे टाइम ही दिखाते हैं। रीजन इज बीइंग कि जो टाइम है इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को यही कहीं लिख लो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमेशा टाइम को, या हम जनरली बात करें, टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्राफ देखते हैं यहां से, देखना, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी कुछ रहा होगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ कम हो रहा है। ये लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन हमें रिएक्टेंट की है और ये लाइन हमें प्रोडक्ट की है। समझना, प्रोडक्ट की है मतलब रेट क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट का विथ टाइम वो डिक्रीज हो रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम ये एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट एवरेज हम लिख क्या सकते हैं? एवरेज रेट को लिख सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहां पे साइन क्या रह गया? पॉजिटिव। और ये किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू हम रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अगर हम यही रेट एवरेज लिखे हैं इन टर्म ऑफ, सॉरी, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें और आर एवरेज की बात करें, हम करें Pn माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T रिएक्टेंट। ये प्लस और माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस और प्लस साइन प्लस का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और माइनस साइन इंडिकेट हो रही है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो एवरेज रेट को हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और इसी तरह इन रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जो डेल्टा है बेटा ये लार्ज चेंज के लिए होता है। डेल्टा क्या है? ये लार्ज चेंज के लिए होता है। किसके लिए बेटा? लार्ज चेंज के लिए। यहां तक क्लियर है? एवरेज रेट क्या है बेटा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस साइन, माइनस लगाएंगे इन केस ऑफ रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का बेटा होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम, एक इंस्टेंट पे रेट। ये भी कुछ नहीं, बस यहां पे एक चीज याद रखना, जो डेल्टा टी है वो अप्रोच टू जीरो होता है। डेल्टा टी क्या है? अप्रोच टू जीरो है। जैसे अगर हम इसको लिखें, रेट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन डीसी अपॉन में डीटी। हाँ है ना? तो यहां पे हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट जो है डेल्टा टी इज टेंड्स टू जीरो। तो इसका मतलब यहां पे एक बात क्लियर हो गया कि लिमिट, अगर हम डेल्टा टी ये लिमिट शो कर रहा है कि एट इंस्टेंटेनियस मतलब एक पार्टी, ये जो डी शो कर रहा है ये फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। किसके लिए? फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंपल सी बात, दोनों एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बताते हैं, बट इन केस ऑफ द एवरेज फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम और इंस्टेंटेनियस फॉर एनी इंस्टेंट के लिए, किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट। तो एवरेज रेट को अगर और भी हम तरीके से लिखे तो रेट इज इक्वल टू लिख क्या सकता हूं? प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, इसको लिख सकते हैं
तो इसको लिख सकते हैं क्या, सी ऑफ फाइनल माइनस सी ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय टी ऑफ फाइनल माइनस टी ऑफ इनिशियल लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। अब देखते हैं, लेट्स टेक अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, स्मॉल ए बी सी डी आर द मोलर कोफिशिएंट, ठीक है। अब एवरेज रेट को इसको रिप्रेजेंट करना है, दिस रिएक्शन को रिप्रेजेंट this reaction in the form of average। अब इस represent the reaction in the form of average rate, ठीक। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट, अब इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान देना है। देखिए, जब हम कंसंट्रेशन को लिखेंगे तो हम माइनस साइन यूज करेंगे, जब प्रोडक्ट को लिखेंगे तो हम प्लस साइन। ये जो मोलर कोफिशिएंट है, ये जब यहाँ ये मोलर कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, डिवाइड में, इसको हम लिख सकते हैं -1/a डेल्टा ऑफ ए चेंज इन कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट लगाना है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम, ठीक। ये क्या बताता है, ये कंसंट्रेशन बताता है बेटा, इज इक्वल टू, अब हम बी के लिए लिखेंगे तो -1/b डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, विच इज ऑल्सो इक्वल, अब प्रोडक्ट का इक्वल हो जाएगा 1/c डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/d डेल्टा डी अपॉन में चेंज डेल्टा डी टी, यहाँ पे भी ठीक। तो ये ब्रैकेट शो करता है हमें कंसंट्रेशन। इस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन इन द रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं। अच्छा, ये थे एवरेज रेट। अगर इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट में रिप्रेजेंट करूं, अगर इंस्टेंटेनियस रेट को में रिप्रेजेंट करना हो, तब हम कैसे करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तो -1/a, यहां पे क्या होगा, da फॉर स्मॉल, d बाई डी टी इज इक्वल टू -1/b dv बाई dt, विच इज ऑल्सो इक्वल टू -1 प्लस, यहाँ पे प्लस साइन, 1/c डेल्टा c अपॉन में डेल्टा d, विच इज ऑल्सो इक्वल टू +1/d dt d अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह हम इंस्टेंटेनियस, बस याद रखना यहाँ पे डेल्टा का साइन लगता है, यहाँ डी फॉर स्मॉल पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम कहें रिएक्टेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे, रिएक्टेंट के फॉर्म में जब लिखूंगा तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बस नोट करने वाली बात क्या है, जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड यूज करेंगे, उस केस में वी कैन नॉट कंसीडर मोलर कोफिशिएंट। मोलर कोफिशिएंट को हम नहीं कंसीडर करेंगे, वी कैन नॉट कंसीडर द मोलर कोफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है। तो रेट ऑफ, जैसे अपीयरेंस लिखे, रेट ऑफ अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस की बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस को लिखेंगे प्लस ऑफ dB अपॉन में dt। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है यहाँ पे
ए टू बी कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या लिखेंगे, डिसअपियरेंस की बात करेंगे तो माइनस ऑफ डी बी बाई डी ए अपॉन में डी टी। क्लियर है? बस याद रखना, वी कैन नॉट कंसिडर मोलर कोफिशिएंट इन टर्म जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस में लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हैं दो टर्म हैं, दो टर्म हम देखेंगे। पहला मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है समझना। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव C, ठीक है। तो नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, number of reacting species collide to take single step, number of reacting species collide to take part in elementary reaction। एक ही बात है, elementary reaction। elementary reaction क्या है? elementary reaction बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, आगे लिख दिया था, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब जितने, अगर इस केस में हम देखेंगे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, यहां लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 क्योंकि यहां रिएक्टेंट 2 हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड टू टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड, हम इसी क्या बोल देते हैं, इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 3। 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती, इफेक्टिव कोलिजन, अगर इस 3 से ज्यादा होगी तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, जब कोलाइड ही नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो कोलाइड होते हैं टू टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज 3, 3 से ज्यादा इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि हो सकता है इफेक्टिव कोलिजन ना हो। अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले तो फॉर, इट इज यूज फॉर बोथ, इट इज यूज फॉर बोथ रिएक्शन, कौन कौन सी, बोथ रिएक्शन, दैट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री के लिए भी यूज होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। क्लियर है? सेकेंड, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमाइन, इट मे बी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है एंड नेगेटिव ही हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज यूज फॉर बोथ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ऑर्डर की बात करें अगर सीधे, ऑर्डर क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ, और
रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या है कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज होता है टाइम में। जैसे अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं सपोज करो XA प्लस XB गिव YB गिव ZC। इसके लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टर्म का। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं के इनटू में कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब यहां पे देखना, अब हम इस रेट को अगर लिखें तो रेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं के ए की पावर m और b की पावर n। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो m प्लस n है ये क्या हमें बताएगा, ये बताएगा ऑर्डर। क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी यही तो लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये m कभी m, अगर m जरूरी नहीं कि a के बराबर हो या फिर b, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू x भी हो सकता है, m इज नॉट इक्वल टू भी x यहाँ पे। ठीक है, ये मोलर कोफिशिएंट पे। ठीक है, नॉट इक्वल। इसी तरह n जरूरी नहीं कि y के बराबर भी हो सकता है, n इज नॉट इक्वल टू भी y। रीजन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर है? ठीक, ऑर्डर ऑफ जो पावर है जरूरी नहीं है कि मोलर कोफिशिएंट के बराबर भी हो, नहीं भी बराबर। रीजन क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर की हम बात करते हैं तो जनरली हमें 3 पढ़ना होता है क्लास 12th में। फर्स्ट है हमें जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। एक होता है शूडो फर्स्ट ऑर्डर, शूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? तो अगर हम जब बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या कि जो पावर है वो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। ये जीरो है क्योंकि हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब किसी की पावर जीरो तो 1, तो रेट यहाँ जो इक्वल होगा वो के बराबर है। रेट किसके बराबर है, के। और के क्या है, के इज द रेट कांस्टेंट। और रेट को हम लिख क्या सकते हैं, के कंसंट्रेशन विथ टाइम अपॉन में टाइम बराबर के। तो यूनिट इसकी यहां से क्या आ गई, तो कंसंट्रेशन को लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, ये के। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट है, रेट कांस्टेंट यूनिट इज क्या है, मोल, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अब इसी तरह का रेट कांस्टेंट की यूनिट हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकालें। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करें तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। हाँ, अब यहां रेट को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के। ए भी तो कंसंट्रेशन है, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन। अब यहां से एक चीज, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कटा। ठीक है, अब के की जो है के बराबर 1 अपॉन टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। 1 अपॉन सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं के की ऑर्डर आया सेकंड इनवर्स। ये क्या है, ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब रेट कांस्टेंट से हम पहचान सकते हैं कि दिया गया रिएक्शन किस ऑर्डर का है। इसी, अब आगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर हेडिंग डालते हैं हम, जीरो ऑर्डर
रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू हम के लिख सकते हैं। रेट अभी यहाँ पे ए की पावर जीरो वन, एक बात तो समझ आएंगे, फॉर जीरो नोट करने वाली बात है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट does not depend upon initial concentration, upon initial concentration पे नहीं डिपेंड करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल के बचा। ठीक, तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर जीरो ऑर्डर। इसको डेरिवेशन नहीं आता, ये वन शॉर्ट वीडियो है बेटा, तो इसलिए जल्दी से कर दे रहे हैं। इसमें तीन फॉर्मूला होता है। पहला एट टी, एट टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन, ए नॉट मतलब एट इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू में के टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमको याद रहता है के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक, यहाँ पे दूसरा। तीसरा हम लिखते हैं हाफ लाइफ टाइम के लिए टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2k, ये तीसरा इक्वेशन। चौथा टी फॉर कंप्लीट, 100% के लिए, कंप्लीट के लिए हम लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन में के, ये 4। अच्छा, अब यहां से इन दोनों में रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि टी कंप्लीट इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ, ये कर देते हैं हाफ लाइफ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम इसमें ग्राफ देखते हैं, जो हमारा ग्राफ मेन है। ग्राफ हम देखते हैं। पहला ग्राफ है हमारा फर्स्ट ग्राफ है हमारा, फर्स्ट ग्राफ है हमारा फर्स्ट हमारा ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है बेटा हमारा। अच्छा, फर्स्ट ग्राफ हमारा है देखते हैं टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर टी हाफ। तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो कैसे आएगा देखना। इक्वेशन हमें पता है टी हाफ का, ध्यान से देखना। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट लिख सकता हूं, 1 अपॉन में 2 के लिख सकता हूं क्या अलग से, 1 इंटू 1 अपॉन में 2 के, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, ध्यान से देख, ये ग्राफ अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ शो करो प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ y क्या है टी हाफ, m क्या है यहाँ पे, m बताता है स्लोप 1/2 के, x क्या है a नॉट रिप्रेजेंट किया हूं, c क्या है इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा उसके ग्राफ m की वैल्यू स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, स्टार्ट यहाँ पे। तो स्लोप की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, m इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 के, हाँ ना। तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो ग्राफ हमारा ये आएगा। स्लोप क्या है 1 अपॉन 2 के, यहाँ पे m क्या है हमारा स्लोप, ये है हमारा स्लोप, ये m की वैल्यू है, a नॉट यहाँ पे c इंटरसेप्ट 0 है। सेकेंड ग्राफ हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं। सेकेंड ग्राफ की हम बात करते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, रेट वर्सेस ए नॉट, तो इसका ग्राफ क्या आएगा भाई, सीधे आएगा, क्योंकि रेट इज द इंडिपेंडेंट, रेट क्या है इंडिपेंडेंट, यहां लिख देंगे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, तीसरा ग्राफ बात करें हम, तीसरा ग्राफ है हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ,
टाइम के। यहाँ पे अब एक इक्वेशन लिखे थे हम, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT लिखे थे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C माइनस C प्लस MX, ये ग्राफ। यहाँ पे M क्या है, K, X रिप्रेजेंट करता है T, Y रिप्रेजेंट करता है AT पे। अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ M इज इक्वल टू माइनस K है क्या, और माइनस स्लोप क्या है ये, और C क्या है, C इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से ये ग्राफ ये कुछ ऐसे बनेगा सीधा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप M इज इक्वल टू माइनस K आ गया, और दिस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू हमारा शो कर रहा है C बराबर A0। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देख लेना, ठीक है। तो हमें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ पे, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K A0 की पावर 1, क्योंकि पावर 1 ही तो बताएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें इक्वेशन हमको याद करना होता है, डायरेक्ट हम K की वैल्यू निकालते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन में से कितना X निकला, ठीक है। मतलब वेयर लिख दें A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, A0 माइनस X क्या है, A0 माइनस X इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका ग्राफ देखते हैं। हमको पहला ग्राफ है, अच्छा T हाफ भी इसका, ये तो पहला इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म। सेकंड हमारे लिए इक्वेशन है T हाफ लाइफ। T हाफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, T हाफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.693 अपॉन में K। तो यहाँ एक बात समझ में आ गया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is independent of इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती। क्लियर है, ठीक है। T हाफ अगर हम कहें T75 निकालना हुआ 75% के लिए, तो इसको हम 2 इंटू टी हाफ कर देते हैं, 2 इंटू टी हाफ। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर 3 इसको ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक। ये तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ की हम बात करें तो पहला ग्राफ हमारा जो बनेगा टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन में तो हमने बताया हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, तो इसका ग्राफ क्या होगा, दिस टाइप। सेकंड ग्राफ हमारा है, सेकंड जो ग्राफ बनेगा हमारा, सेकंड ग्राफ जो बनेगा लॉग ऑफ A0 अपॉन में A0 माइनस X और टाइम T के बीच का ग्राफ बनाना है। इसका इक्वेशन देखना, इक्वेशन से बनेगा ग्राफ। हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग A0 की कंसंट्रेशन अपॉन में A0 की कंसंट्रेशन माइनस X, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, T का मल्टीप्लाई करें T के अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग ऑफ A0 अपॉन में A0 माइनस X। अब इसका कंपेयर करें y इज इक्वल टू, इसको y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे m जो है हमारा वो स्लोप क्या है, k अपॉन में स्लोप की वैल्यू हमारी ये है k। तो ग्राफ हमारा जो बनेगा वो इनिशियल से ही बनेगा, इंटरसेप्ट क्योंकि 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप निकला m इज इक्वल टू वो आया, उसकी वैल्यू k अपॉन में 2.303।
तो ये ग्राफ हमारा ये दिखेगा। बेस्ट मेथड है ग्राफ का, आप कंपेयर करिए y इज इक्वल टू mx का। ये हमारा ग्राफ था दो इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का। थोड़ा सा अगर इन टर्म ऑफ प्रेशर हमको लिखना हो, क्या लिखना हो, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर की बात करूं, इन टर्म ऑफ प्रेशर की बात करूं, मान लेते हैं कोई गैस, गैसियस फॉर्म में A प्लस बी गैस गिव सी गैस। तो फर्स्ट ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K लॉग ऑफ P नॉट यहाँ लिखते हैं और P नॉट माइनस एक्स लिखते हैं। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमारी नेक्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे एक हम इथाइल एसीटेट ले लेते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O। यहाँ पे जो वाटर है ना एक्सेस में है, इसमें है एक्सेस में क्या देगा, C2H5OH प्लस CH3COOH मिलेगा हमें। ठीक, अब देखना अगर हम इसकी रेट की बात करेंगे, समझना बेटा, रेट की बात करेंगे तो लिखेंगे K इंटू में रिएक्टेंट क्या है, इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5। अब आप बोलोगे सर वाटर क्यों नहीं लिए, वाटर इसलिए नहीं लिए बेटा कि वाटर यहाँ पे एक्सेस में है। वाटर किसमें है, वाटर क्या है, एक्सेस में है। किसमें है, वाटर एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में, इसलिए रिएक्टेंट को हम कंसीडर नहीं करते, रिएक्टेंट को हम कंसीडर नहीं करते, रिएक्टेंट। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे सूडो, सूडो का मतलब होता है जो एक्चुअल में होना, तो इसको हम रेट को लिख सकते हैं रेट। तो हम वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन, इथाइल एसीटेट का C2H5। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक, तो ऑर्डर इसका क्या है 1, ऑर्डर क्या है इसका 1 है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आर्हेनियस इक्वेशन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन बात करते हैं। ये जनरली हमें बताता हाउ ये हमें बताता हाउ रेट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मतलब रेट कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे है। ये हमें कहां से पता चलता है, आर्हेनियस इक्वेशन से। इसके इक्वेशन है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन में RT, हाँ है ना। A यहाँ पे क्या है, A इज द आर्हेनियस कांस्टेंट। ये क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है, आर्हेनियस कांस्टेंट है। अगर इसी का हम लॉग के फॉर्म में लिखे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन बोल दो, इक्वेशन नंबर 1, तो हम ln के फॉर्म में लिखें ln k इज इक्वल टू माइनस ऑफ EA अपॉन में RT प्लस ln A। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। अगर इसी को हम लॉग के फॉर्म में, अच्छा इस इक्वेशन को एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लिख दूं, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अगर मैं बात करूं, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हम बात करूं, तो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस EA अपॉन में RT, सॉरी RT नहीं होगा, R ब्रैकेट में माइनस EA अपॉन 1 अपॉन में T1 प्लस, अगर T2 माइनस होता तो प्लस यहां ले 1 अपॉन T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्लियर है, ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ठीक, अच्छा EA क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ वेयर लिख दो, वेयर EA इज मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। होता क्या है एक्टिवेशन, ये क्या है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल
टू गेट इनटू प्रोडक्ट, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। क्लियर है? तो अगर इस इक्वेशन को हम लॉग के फॉर्म में लिखे, लॉग ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 देख रहे हैं नाम, इक्वेशन नंबर 4। सारी चारों इंपॉर्टेंट। यहां नोट करने वाली बात क्या है, विद इस इक्वेशन से हमें पता चला विद राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। क्लियर है? अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, बिकम डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम लिख सकते हैं T है, T से T प्लस 10 हुआ तो जो रेट हुआ वो रेट क्या हो गया, रेट R इंटू में 2 हो गया। क्लियर है? ये चीज नोट करना। नेक्स्ट है, अच्छा अब हम थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात करें हम, ठीक, इस इक्वेशन के लिए ln के वाली इक्वेशन के लिए, तो ln इक्वेशन के लिए हम लिखें ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन में RT। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C प्लस mx। m यहाँ पे स्लोप क्या है, EA अपॉन R, स्लोप क्या है, EA अपॉन में R है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, इधर ln के हुआ, इधर हुआ 1/t। अब ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप है इसलिए ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, तो स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस EA अपॉन में R, और ये इसका जो यहाँ तक की वैल्यू है ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास ln A। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोलिजन थ्योरी। क्या है बेटा, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल बता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन की बात करता है। जितना अच्छा कोलिजन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर है? ठीक, एक वर्ड इसमें कभी कभी यूज होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा प्रॉपर, अच्छा ओरिएंटेशन क्यों जरूरी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन अलाउ टू ब्रेक, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन अलाउज टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, तभी तो रिएक्शन कहलाएगी। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, कोलिजन वेयर मॉलिक्यूल रिएक्ट सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगर बार बार इफेक्टिव कोलिजन की बात करें, इफेक्टिव कोलिजन की बात करूं, कोलिजन वेयर मॉलिक्यूल react with sufficient threshold energy and proper orientation। ये दोनों चीज, प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तभी इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक, अच्छा ये एक वर्ड आया बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी TE को हम लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट। यहां से एक चीज याद रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इफेक्टिव एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक टर्म है बेटा, इसमें देख लेना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, सॉरी
कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ध्यान, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, डेफिनेशन आती है कभी कभी लिखना, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो फ्रैक्शन ऑफ, हम रेट को एक नया फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी जेड ई ए की पावर आर टी, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, पी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन की बात करेंगे। एक ग्राफ से हम देखते हैं, एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से हमें ज्यादा क्लियर होगी बातें। ये ग्राफ है, ठीक है, इधर है पोटेंशियल एनर्जी, इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक। ग्राफ हम शो कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक। ठीक, ये ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट, ठीक। अगर इसको हम ग्राफ, इस ग्राफ को, इस लाइन को अगर हम इधर डॉट 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 दिखा देते हैं, ठीक, ये क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, यही है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इस अब यहाँ क्या है, ये गैप पूरा यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, सॉरी, एक सेकंड, इसको बोलेंगे, ये है हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पे, ये, तो ये जो लाइन है, ये हमारा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, इस लाइन और इस लाइन के बीच का डिफरेंस, इस लाइन और इस लाइन के बीच को डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन और इस लाइन के बीच को डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे, डेल्टा एच। इंथैल्पी, इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों, ओल्ड बॉन्ड का टूटना, ब्रेक, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच है, ये क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू है। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुई भाई, थ्रेशोल्ड रिएक्शन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम पूरा बोलेंगे यहां से यहां तक की वैल्यू को हम इस वैल्यू को क्या बोलेंगे बेटा, यहां से यहां तक की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे, इस वैल्यू को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम देंगे इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या नाम देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है, ये ग्राफ बेसिकली हमें शो कर रहा है कि जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव एक्सो, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, रिएक्शन की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में। क्लियर है यहाँ पे, ये ग्राफ क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंस
रेट ऑफ रेट को, तो एक चीज हम बात करें, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम कैटलिस्ट इंक्रीज करेंगे तो रेट फिर भी बढ़ेगा। और तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फिर भी रेट बढ़ेगी। ये 3 चीज याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ पे, ये बात क्लियर है। तो कैटलिस्ट क्या होता है भाई, सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे, उसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट, बाय प्रोवाइडिंग द सरफेस एरिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो फैक्ट रेट किस पे, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट बढ़ेगा, कैटलिस्ट इंक्रीज करेंगे तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें सब कुछ, ठीक। ये हमारा वन शॉट था। इसको अगर आप एक बार पहले नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आएगा, उसके पहले आप एक बार पूरा अच्छा पढ़े। ये वन शॉट है क्योंकि भाई कम टाइम में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आपको रिवीजन करना है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 वन शॉट, ये देख सकते हैं। थैंक यू।